हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं जिस एनिमे मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम है परफेक्ट ब्लू। इस मूवी को डायरेक्ट किया है वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी एनिमे डायरेक्टर्स सातोशी कोन ने। ये मूवी रिलीज हुई थी 1997 में और इसका जॉनर साइकोलॉजिकल थ्रिलर से बिलोंग करता है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं इस बेहतरीन एनिमे मूवी के कहानी से। तो कहानी शुरू होती है मीमा रेन नाम की एक पॉपुलर सिंगर से, जो कि एक हाई स्कूल म्यूजिकल बैंड जैम का हिस्सा थी। और आज उसका लास्ट कॉन्सर्ट था, क्योंकि आज वो अपने हाई स्कूल से ग्रेजुएट हो रही थी। जब उसका लास्ट कॉन्सर्ट चल रहा था तब हम देखते हैं कि कुछ लड़के होते हैं जो कॉन्सर्ट के टाइम कैंस, प्लास्टिक बॉटल्स और इस प्रकार के कई सारी चीज़ों को उठाकर स्टेज की तरफ फेंक रहे होते हैं और लोगों को भी काफ़ी डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। और वहाँ पे जो लोग थे उनकी बातों से हमें ये पता चलता है कि इन लड़कों ने इससे पहले भी कंसर्ट में इसी तरह डिस्टर्बेंस किया था। और तभी स्टेज के पास जो क्रू मेंबर्स थे उन्हीं लोगों में से एक अपनी जगह से उठकर उन लड़कों के पास ज़्यादा जो डिस्टर्ब कर रहे थे, मगर वो उन लड़कों को शांत नहीं कर पाता क्योंकि वो अकेला था। और वो बदमाश लड़के उस क्रू मेंबर पर भारी हो जाते हैं और उसको घूसा मार कर उसका खून निकाल देते हैं। तभी मीमा रेन उन सभी को बंद करने के लिए बोलती है और फिर वो अपने सिंगिंग करियर को क्विट करके एक्टिंग करियर में जाने की डिसीजन का अनाउंसमेंट करती है। जब मीमा रेन कार में बैठने जा रही होती है तभी उसको हाथ में कोई एक लेटर का एनवेलप पकड़ा देता है और वो उस एनवेलप को लेकर कार में बैठ जाती है। उसके बाद वो ट्रेन से होकर फिर सुपरमार्केट से कुछ एसेंशियल आइटम्स को लेके फिर वो अपने अपार्टमेंट में आ जाती है। फिर वो अपने मछली को खाना देती है, नहाने के लिए पानी गर्म करने देती है। जब वो अपने रूम में आती है वो अपने म्यूजिकल बैंड के पोस्टर को हटाकर उसे रख देती है, जो ये सिंबलाइज करता है कि वो अपने सिंगिंग करियर को पूरी तरह क्विट करना चाहती है। उसके बाद जब वो एनवेलप को खोलकर उस लेटर को पढ़ती है तो उसमें ये लिखा हुआ होता है, मैं मीमा रेन के रूम को देख रहा हूँ। उसके बाद उस लेटर में एक लिंक भी होता है फॉर मीमाज रूम। मीमा को ये थोड़ा अजीब लगता है। उसके बाद उसकी मॉम का कॉल आता है जिसको वो अटेंड करती है। जब वो अपने मॉम से बात कर रही होती है तब एक दूसरा कॉल आता है जिसको वो अटेंड करती है, मगर दूसरी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता, इसलिए वो उस कॉल को काट देती है और फिर वो अपने मॉम से बात करने लगती है। जब वो बाथरूम में जाती है गर्म पानी को बंद करने तभी उसे अपनी फैक्स मशीन के चलने की आवाज़ आती है। जब वो फैक्स मशीन के सामने जाती है उसमें एक ही वर्ड बार बार लिखा होता है, ट्रेटर, जिसका मतलब है धोखेबाज। अगले दिन मीमा जब अपने सेट पे होती है वो अपने रेटर के बारे में रूमी चैंग से डिस्कस करती है, जो कि उसकी बहुत ही अच्छी दोस्त थी एवं उसकी मैनेजर भी थी। जब वो उस लिंक के बारे में रूमी चैंग को बताती है तब रूमी उससे बताते हुए ये कहती है कि लिंक इंटरनेट के पेज का लिंक है। और यहाँ से हमें ये पता चलता है कि मीमा को इंटरनेट के बारे में कुछ भी नहीं पता। उसके बाद मीमा का सीन आता है जिधर सिर्फ उसका एक ही लाइन था। मीमा का प्रोड्यूसर मीमा के लिए एक लेटर लाया था जो कि मीमा की एजेंसी के बॉस को देता है। जब उसका बॉस उस लेटर को खोलता है तब एक छोटा सा धमाका होता है उस लेटर से, जिसकी वजह से उसका बॉस तादाकोरो-सैन काफ़ी हद तक जख्मी हो जाता है। और उस लेटर से एक पर्ची बाहर आता है जिसमें लिखा हुआ था, ये तो सिर्फ वार्निंग है, अगली बार तुम होगी। उसके बाद मीमा एक नया कंप्यूटर लेती है और रूमी उसको ऑपरेट करना सिखा रही होती है। मीमा अभी सुबह की बातों से काफ़ी परेशान थी क्योंकि वो लेटर आया था उसी के लिए था ना, मगर रूमी उसको टेंशन लेने से मना करती है और बोलती है कि ये कोई उसके फ़ैन की तरफ से कोई प्रैंक भी हो सकता है। बाद में जब रूमी उसको बेसिक सिखा चुकी होती है तब मीमा रात को उस लिंक को टाइप करके मीमा रूम नाम के वेब पेज पर जाती है, जिधर वो देखती है कि उसने पूरा दिन जो भी किया है वो सब कुछ उस वेब पेज पर लिखा होता है। और मीमा इसको देखकर काफ़ी डर जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि तादाकोरो और रूमी मीमा के फ्यूचर के बारे में डिस्कस करते हैं और इस डिस्कशन से हमें ये पता चलता है कि रूमी एकदम नहीं चाहती मीमा एक्टिंग को एज अ करियर ले। वो चाहती है कि मीमा को सिंगिंग ही करना चाहिए था। इधर हम देखते हैं कि मीमा हर वक्त डरी हुई से रहती है। उसको लगता है मानो कोई उसे फॉलो कर रहा है। जब मीमा एक बिल्डिंग के लिफ्ट से ऊपर जा रही होती है
तब हम देखते हैं कि एक बंदा मीमा को देख रहा है, मगर मीमा उसे इग्नोर कर देती है। और दोस्तों, यह बंदा कोई और नहीं, वो एक क्रू मेंबर है जिसने मीमा के लास्ट कॉन्सर्ट के दिन और बदमाश लड़कों को सबक सिखाने गया था, मगर खुद पिट के आ गया था। और हम ये भी देखते हैं कि यही बंदा मीमा को उसके सेट में भी फॉलो करता है। तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मीमाज रूम नाम के वेब पेज में कौन है जो उसके सारे मूवमेंट्स के बारे में लिखता है। अभी मीमा जिस सीरीज़ के लिए काम कर रही थी उसके रोल को अब बहुत इम्पोर्टेंट बना दिया जाता है, मगर मीमा के कैरेक्टर को एक रेप सीन से गुजरना था। रूमी इस चीज़ का सख्त खिलाफ थी, मगर मीमा एग्री कर लेती है रेप सीन के लिए, क्योंकि उसने सोचा कि इट माइट गिव हर अ बिग ब्रेक। मगर रेप सीन के शूटिंग के बाद मीमा काफ़ी हद तक ट्रॉमेटाइज हो जाती है। वो रियलिटी और फैंटेसी में डिफ्रेंशिएट करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करती है। अभी मीमा को अपना एक और रूप दिखाई देता है, जिधर वो इस मीमा को मॉक करती है बाय सेइंग दैट कि वो अब इम्प्योर हो चुकी है और वो और कभी भी एक आइडल नहीं बन सकती। और दोस्तों, इन इल्यूजन्स की एक और वजह ये भी हो सकती है कि मीमाज रूम नाम के वेब पेज को रेगुलरली विजिट किया करती थी, जिधर भी यही सब बातें लिखी होती है कि वो एक्टिंग करने की वजह से काफ़ी इम्प्योर और घटिया किस्म की इंसान बन चुकी है। मीमा अभी काफ़ी इंटरव्यूज़ देती हैं, क्योंकि आफ्टर दैट रेप्स इन इंडिया शो उस शो की रेटिंग काफ़ी ऊपर चली गई थी एंड शी बिकेम क्वाइट फेमस। मगर साइड बाय साइड हमें ये भी दिखाया जाता है कि मीमा अभी भी डेल्यूजन से जूझ रही थी। अभी हम ये देखते हैं कि इस सीरीज़ का जो स्क्रिप्ट राइटर है उसे कोई मिस्टीरियसली मार देता है उसी के लिफ्ट में। स्क्रिप्ट राइटर के मिस्टीरियसली मौत के बाद काफ़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आई, मगर उनमें से एक भी सही नहीं निकली। साइड बाय साइड हमें ये भी दिखाते हैं कि मीमा अभी न्यूड मॉडलिंग भी करने लगी थी, और वो बंदा जिसका नाम हमें अभी मीमानिया बताया गया है वो हर रोज़ ईमेल करता था एक मिस्टीरियस ईमेल एड्रेस को बाय सेइंग दैट डू यू बिलीव मी राइट। और इस सीन में हमें ये भी पता चलता है कि ये बंदा भी डेल्यूजन से जूझ रहा है, और इसके मुताबिक जो मीमा इधर है वो एक इम्पोस्टर है, मतलब नकली, और जो मीमा को ये अपने ख्यालों में देखता है वो असली है। इधर मीमा को मीमानिया काफ़ी हॉन्ट करने लगा था। वो अक्सर उसके सेट में चला जाता था, जिसकी वजह से वो काफ़ी डर जाती है। और एक और बात बता दो दोस्तों, दिस मीमानिया बंदा इज़ रियली क्रिपी। अब मीमा को इतने ज़्यादा इल्यूजन्स आने लगी कि वो धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगी, वो अपने आप को हर्ट करने लगी। अब जो मीमा का मॉडलिंग फोटोग्राफर होता है उसे कोई मार देता है, और वो कोई और नहीं खुद मीमा होती है। मगर ये सब मीमा को ड्रीम सा लगता है, और जब मीमा सुबह उठती है और जब उसे खबर मिलती है कि मुरानो सैन उसके फोटोग्राफर को किसी ने सच में मार दिया है, वो काफ़ी डर जाती है। और जब वो अपने कवर्ट खोलती है तो उसमें उसे खून से सने कपड़े मिलते हैं, और वो और ज़्यादा डर जाती है। इसके बाद मीमा को और भी ज़्यादा इल्यूजन्स आने लगते हैं। आफ्टर द लास्ट डे ऑफ हर शूट मीमा जब ड्रेसिंग रूम में जाती है फॉर द चेंज, तब अचानक से उस पर मीमानिया अटैक कर देता है, मगर वो उधर से किसी तरह बच के आ जाती है मीमानिया को नॉकआउट करके, और रूमी उसे घर में ले जाती है। घर पहुंचने के बाद मीमा जब अपने बॉस तादाकोरो सैन को कॉल करती है तब हम देख पाते हैं कि तादाकोरो सैन को किसी ने मार दिया है, और उसके साइड में मीमानिया की भी लाश पड़ी हुई है, जिससे हम ये अंदाज़ा लगा पाते हैं कि मीमानिया ने तादाकोरो सैन को मार कर सुसाइड कर लिया है, या फिर दोनों में हाथापाई हुई जिसके कारण मीमानिया इतना ज़्यादा घायल हो गया कि वो मर गया। जब मीमा कॉल बंद करके पीछे मुड़ती है तो वो रूमी को देख के शॉक हो जाती है, क्योंकि रूमी ने भले ही अलग किस्म के कपड़े पहने थे जो बेसिकली मॉडल्स या फिर सिंगर्स या पॉप आइडल्स लोग पहनते हैं। और दोस्तों, इधर आता है कहानी में ट्विस्ट। रूमी को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था, जिसके कारण वो अपने आप को कभी कभी रूमी समझती थी या फिर अपने आप को मीमा। रूमी जो कि अपने आप को मीमा समझ रही थी, वो बोलती है कि मीमा को वो ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि वो असली मीमा नहीं है। असली मीमा तो वो है जो पॉप आइडल थी, जो कि सिंगर थी, और ये जो मीमा जो कि एक्ट्रेस है वो एक घटिया और भद्दी इंसान है। वो एक इम्पोस्टर है, एक
नकली इंसान है जिसको वो ख़त्म करना चाहती है। इसके बाद रूमी मीमा पर हमला कर देती है। मीमा किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग जाती है, मगर रूमी भी ठीक उसके पीछे पीछे उसको मारने आती है। रूमी मीमा को काफ़ी बुरी तरीके से घायल कर चुकी थी, मगर तब भी मीमा अपनी जान बचाने के लिए भागती है। रूमी मीमा को मारने ही वाली थी ठीक कि मीमा उसके सामने से हट जाती है और रूमी के पेट में कांच घुस जाता है। दर्द से सहमते हुए रूमी किसी तरह रोड की तरफ जाती है और तभी रोड में एक बहुत बड़ा सा ट्रक आ रहा होता है। वो ट्रक रूमी के बहुत पास आ जाता है और मगर तभी मीमा रूमी को बचा लेती है। फिर सीन कुछ समय बाद शिफ्ट हो जाता है, जिससे हम रूमी को एक मेंटल हॉस्पिटल में देखते हैं और मीमा उससे मिलने आती है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि रूमी अब बहुत कम ही अपने रूमी पर्सनैलिटी में आती है, वरना ज़्यादातर वक्त तो मीमा के ही पर्सनैलिटी में रहती है। फिर मीमा जब हॉस्पिटल से निकल रही थी तब कुछ नर्सेस अपने आप में बातचीत करते हुए बोलते हैं कि ये पेशेंट बिल्कुल मीमा की तरह दिखती है। और जब मीमा कार में जाकर बैठ जाती है वो अपने आप को मिरर में देखती है और बोलती है, नो आई एम द रियल वन। तो दोस्तों मूवी तो ख़त्म होगी, मगर आपके दिमाग में अभी भी कुछ सवाल होंगे इस मूवी से रिलेटेड। तो चलिए उन सवालों का जवाब ढूंढते हैं। तो पहला सवाल ये होगा कि क्या सच में मीमा के फोटोग्राफर मुरानो सैन को मीमा नहीं मारा था? तो इस चीज़ को लेकर मेरे पास दो थ्योरीज है। द फर्स्ट वन इज़ दैट यस, हाँ, मीमा ने ही अपने फोटोग्राफर को मारा था। और इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए मेरे पास सबसे बड़ी वजह यह है कि मीमा पहले से डिप्रेशन और डिल्यूजन से जूझ रही थी, जिसके कारण फ्रस्ट्रेशन में आकर उसने अपने फोटोग्राफर को मार डाला। एंड द सेकंड थ्योरी इज दैट नहीं, मीमा ने उस फोटोग्राफर को नहीं बल्कि रूमी के मीमा पर्सनालिटी ने उस फोटोग्राफर को मारा। और इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए मेरे पास सबसे बड़ी वजह यह है कि उस फोटोग्राफर को मीमा ने आइस पिक से मारा था। और हम यही आइस पिक मूवी के एंड में रूमी के पास भी देखते हैं जब उसने मीमा पर हमला किया था। तो इससे हम यही कंक्लूजन पर बड़ी आसानी से निकल सकते हैं कि फोटोग्राफर को रूमी नहीं मारा था। एंड दोस्तों, आई पर्सनली बिलीव इन द सेकंड थ्योरी। और दूसरे सबसे बड़ा सवाल इस मूवी से रिलेटेड ये है इस मूवी का टाइटल, जो कि है परफेक्ट ब्लू। और इस मूवी के ऐसे कई सारे इंस्टेंसेस हम देख सकते हैं जिन्हें डायरेक्टर ने रेड कलर का ज़्यादा इस्तेमाल किया है टू शो वायलेंस, रेप, मर्डर। तो इस मूवी का टाइटल परफेक्ट ब्लू क्यों? वाई नॉट परफेक्ट रेड? सो फॉर दिस मेरे पास एक ही थ्योरी है, जिसके मुताबिक अगर हम मूवी के लास्ट सीन को देखें तो पूरा स्काई ब्लू था और पूरे मूवी में हम देखते हैं कि स्काई ज़्यादातर वक्त क्लाउडी था या फिर इवनिंग का टाइम था। बट मूवी के स्टार्टिंग में जब मीमा एक पॉप आइडल थी तब भी स्काई ब्लू था और मूवी के एंड में मीमा बोलती है कि वो ही असली है। तो इससे अब हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि मीमा ने अब अपने एक्टिंग करियर को क्विट करके फिर से सिंगिंग करने लगी है, जिसके लिए वो टोक्यो आई थी। सो बेसिकली इन दिस होल मूवी ब्लू कलर signifies change, which also justifies the title of this movie, Perfect Blue. तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूँगा इस मूवी को देखने के लिए, आज बिकॉज इट्स अ मास्टरपीस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।